हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स क्लास 11th के चैप्टर 2 का पार्ट 3 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड इंडस्ट्री कवर किया इन एस्पेक्ट ऑफ द गोल्स ऑफ प्लानिंग कमीशन, ओके, ऑफ 5 year प्लान डिवाइज्ड बाय प्लानिंग कमीशन। तो अब हम क्या कहते हैं, इसके लास्ट एस्पेक्ट को इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन और आई मीन ट्रेड को, और उसके बाद हम इसकी क्रिटिसिज्म एंड अचीवमेंट्स को एक बार देखेंगे। सी, इंडस्ट्री पॉलिसी एंड ट्रेड पॉलिसी आर क्लोजली रिलेटेड। मैंने सेकंड पार्ट में ऑलरेडी मेंशन किया है कि बिकॉज ऑफ लो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कैपिटल, हमारे जो आर्किटेक्ट थे इकोनॉमिक प्लानिंग के, उन्होंने ये डिसाइड किया कि फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम हमारी जो पॉलिसीज़ होंगी वो सोशलिस्ट गाइडलाइंस या सोशलिस्ट फ्रेमवर्क पे कंस्ट्रक्टेड होंगी, ओके। जहाँ पे जो कंपनीज़ होंगी, एंटरप्राइजेज़ होंगे, वो स्टेट ओन्ड होंगे, और दैट और बाकी जो कंपनीज़ होंगी, जो छोटी कंपनी जो प्राइवेट होंगी, उसमें स्टेट का एक हाई रेगुलेशन रहेगा, ठीक। इससे इसका सबसे बड़ा एक मोटिव ये था कि एक स्ट्रक्चर, एक बेस प्रोवाइड करना था इंडिया को इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल फ्रेमवर्क का, जो कि प्राइवेट इन्वेस्टर प्रोवाइड नहीं कर पाते। और दूसरा इसका बेनिफिट ये था कि हमारी मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो थी वो, अगर हम प्राइवेट हम क्या कहते हैं इन्वेस्टर्स को ये काम करने देते, तो शायद हमारी मेजॉरिटी अंडर प्रिविलेज पॉपुलेशन जो थी वो डिप्राइव रह जाती बहुत से फैसिलिटीज़ से, ओके। फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर, अगर प्राइवेट हमारे इन्वेस्टर हेल्थ केयर पे ध्यान देते तो क्वालिटी बहुत अच्छी होती, बट देन अगेन सिर्फ जिनके पास पैसे होते, जिनके पास परचेजिंग पावर होती, वही अफोर्ड कर पाते। लेकिन हमारी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन वाज अंडर सीवियर डिस्ट्रेस ड्यू टू पॉवर्टी। और इसलिए हमारे स्टेट ने ये फैसला, हमारे जो प्लानर्स हैं उन्होंने कहा कि फॉर एटलीस्ट फॉर फर्स्ट फ्यू ईयर्स लेट्स डेवलप आवर framework on socialist guidelines. So industries policies and trade policies are closely related. It is related in a manner that अगर आपकी इंडस्ट्री पॉलिसीज़ क्या कहते हैं में फ्लॉ है, और या आपकी इंडस्ट्री पॉलिसीज़ में लूप होल है, तो इसका अफेक्ट ट्रेड पे पड़ता है। फॉर एग्जांपल, आपकी इंडस्ट्री पॉलिसीज़ में लूप होल है और उसकी वजह से आप प्रोडक्शन को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो, तो उससे क्या होगा कि आपका ट्रेड जो पॉलिसीज़ रहेंगी, आपको फिर वो ट्रेड पॉलिसीज़ इंपोर्ट ओरिएंटेड करनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर आप प्रोडक्शन को सपोर्ट नहीं कर रहे हो और आपको कंजम्पशन मेंटेन रखना है, डिमांड मेंटेन रखना है, फुलफ़िल करना है, तो आपको क्या कहते हैं इंपोर्ट करना ही पड़ेगा। अदर हैंड, अगर आप क्या कहते हैं हाई इंपोर्ट ओरिएंटेड पॉलिसीज़ रख रहे हो, तो वो जो इंपोर्ट रहेंगे, क्योंकि वो इंपोर्ट अदर नेशन से आते हैं, और क्योंकि वो इंपोर्ट ऐसे नेशन से आते हैं जिन्होंने ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी अचीव कर ली होती है, ठीक। एक हाई मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी होती है उनकी। मोस्ट ऑफ द इम्पोर्ट्स कम फ्रॉम डेवलप्ड नेशन, जो इंडिया से आर डेवलप्ड उनसे ही जाते हैं, तो उनके पास एक सुपीरियर मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी होती है, प्रोडक्शन कैपेसिटी होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो चीप गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, और चीप प्रोड्यूस करने की वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो इंटरनल मार्केट में चीप गुड्स आते हैं, वो हमारे डोमेस्टिक मार्केट को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो एक तरफ जहाँ हमारे पास बिल्कुल ही डोमेस्टिक मार्केट नहीं था, वहाँ पे अगर हम इंपोर्ट को बढ़ावा दे देते, तो शायद हमारा जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं वो कभी पनप ही ना पाती, कभी उनका एग्जिस्टेंस इंडिया में पॉसिबल ही नहीं था, और हम हैविली इंपोर्ट ओरिएंटेड हो जाते, जो कि हमारी जो थर्ड गोल था इकोनॉमिक प्लानिंग का, सेल्फ रिलायंस और आत्मनिर्भरता, जिसके बारे में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी कुछ दिनों पहले भी मेंशन किया था, जिसे अपनी स्पीच में, वो हम अचीव नहीं कर पाते। तो ये आत्मनिर्भरता इज़ वेरी ओल्ड स्टफ, इट इज़ नथिंग न्यू, ओके। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज कैन प्रमोट इंडस्ट्रीज प्रोडक्शन, इंडस्ट्रीज promotion of industries can lead to promotion of production, then export, whereas weak policy will demote industries, which will lead to increase in import.
First seven plans implemented an inward-looking strategy और import substitution. तो एक्चुअली अगर आप ब्रॉडली क्लासीफाई करोगे टाइम ड्यूरेशन को, प्लान्स को, तो आप ये देखोगे कि जो फर्स्ट 7 प्लान्स थे, उन 7 प्लान में इंडिया का ये मोटिव था कि इंडिया को सेल्फ रिलायंस बनना था. जब सेल्फ रिलायबिलिटी अचीव करनी थी तो इंडिया वाज नॉट कंसर्न अबाउट एक्सपोर्टिंग प्रोडक्ट, बट इट वाज रेदर कंसर्न अबाउट मीटिंग द डिमांड ऑफ इट्स ओन पीपल थ्रू इट्स डोमेस्टिक मार्केट इंडस्ट्री. ठीक. ऑल्सो क्योंकि रिसोर्स स्कार्स था और इंडिया वाज नॉट सच रिच नेशन एट दैट टाइम आफ्टर द इंडिपेंडेंस, तो इंडिया को रिसोर्सेज बहुत ही सोच समझ के यूज़ करने थे. तो मोर देन एक्सेस प्रोडक्शन, आई मीन एक्सेस प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं थी उस टाइम पे, क्योंकि अगर आपने एक्सेस प्रोडक्शन को प्रमोट किया होता तो मे बी आप एक्सपोर्ट को करते, बट आपका अदर एस्पेक्ट छूट जाता. ओके. फॉर एग्जांपल अगर आप पास कैपिटल है और उस कैपिटल को से आप एक्सपोर्ट प्रमोट कर रहे हो, तो आप उस कैपिटल, तो आप क्या कहते हैं, अपने अदर पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे. And it is generally a long term it develop in a long term duration of time, in a long term way. It is aimed to replace substitute import with domestic product, like I already mentioned. And for example, instead of importing vehicle made in foreign industries would be encouraged to produce them in India itself. I suggest you to read the story of Maruti Suzuki. Okay. इट वॉज डन इन बाय प्रोटेक्टिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़. तो हमें इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन करना था, तो हम इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन कैसे करते हैं, तो हमें अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करना था फॉरेन कंपटीशन से. ठीक. ऐसा नहीं था कि इंडिया भी उस टाइम पे क्या कहते हैं इम्पोर्ट नहीं कर रही थी, क्योंकि इंडिया को पता था कि सिर्फ डोमेस्टिक प्रोडक्शन से इनकी डिमांड मीट नहीं होने वाली हो, क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन भी नहीं था इंडस्ट्रीज़ में उतना. एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस देयर आर ओनली 5 or 6 काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज प्रेजेंट, बट डिमांड उससे ज़्यादा थी. तो देयर वर इम्पोर्ट, बट द पॉलिसी, द फ्रेमवर्क वॉज इन सच अ वे दैट जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं उनको शील्ड किया जाता इम्पोर्ट से. Protection from imports took two forms, tariff and quotas. Okay. तो टैरिफ एंड कोटाज में क्या होता था कि इन टैरिफ टैक्सेस आर इम्पोज्ड ऑन द गुड्स देम. ओके. व्हेन क्या कहते हैं, जब भी हम कोई गुड इंपोर्ट करते थे बाहर से, तो उन पे हम एक टैरिफ इम्पोज करते थे. तो ये टैक्स होता था, इंपोर्ट टैक्स बोलते हैं. तो इससे क्या होता है कि वो उसका सामान, उस पर जो उसका जो प्राइस टैग होता है वो महंगा हो जाता है. क्योंकि वो महंगा हो जाता है तो इट डिफर्स कंज्यूमर. ठीक. इट डिस्करेज कंज्यूमर टू बाई देम एंड गो फॉर द ऑल्टरनेटिव चीप प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री. एक और फ़ायदा ये होता है कि मतलब अगर हम तो इससे पहले स्लाइड में देखें तो इंपोर्ट का ये फ़ायदा होता है कि आई मीन सेल्फ लायबिलिटी का ये फ़ायदा होता है कि जब देश का पैसा देश में रहता है, तो देश का पैसा जब देश में रहता है तो वो देश के ही लोगों के पास इधर उधर आई मीन इट एक्सचेंज होता रहता है. बट हम जब इंपोर्ट करते हैं तो हम फॉरेन एक्सचेंज करते हैं. जैसे हम यूएस से इंपोर्ट करते हैं तो हमें उनको डॉलर में पे करना पड़ता है, उसके हिसाब से हमें फॉरेन एक्सचेंज अपना मेंटेन रखना पड़ता है. तो दैट बिकम्स अ सेकेंडरी पार्ट, सेकेंड थिंग. कोटाज स्पेसिफाई द क्वांटिटी ऑफ गुड्स विच कैन बी इम्पोर्टेड. तो कोटाज जो थे वो गुड्स का रेस्ट्रिक्शन था कि इतनी इस कंट्री से इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है सिर्फ इतना ही नंबर में हम इंपोर्ट करेंगे. हमने कोटा एक और जगह देखा था जब स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने की बात की गई थी, लेकिन वहाँ पे वो कोटा रिजर्वेशन था. ठीक. कि हमने एटलीस्ट इतने प्रोडक्ट रिजर्व कर लिए, कितने प्रोडक्ट तो हम लेंगे, इसके बाद हम बाकी देखेंगे. बट यहाँ पे ये कोटा रिजर्वेशन ही रिस्ट्रिक्शन है कि मैक्सिमम हम इतने प्रोडक्ट लेंगे. बोथ टैरिफ एंड कोटाज discourage import and protect as well as promote domestic industry. The policy of a protection is based on the notion that industries of developing countries are not in position to compete the goods produced by more developed countries. It is assumed that they will learn to compete in the course of time. Now, जो protection from domestic industry is based on the fact that क्योंकि हम जो import है वो एक
सुपीरियर मैन्युफैक्चरिंग नेशन से कर रहे हैं, जिसने एक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अचीव कर ली है, इन शॉर्ट डेवलप्ड नेशन से कर रहे हैं जो अपनी कंट्री से डेवलप्ड है, तो उनके पास एडवांटेज है, और उस एडवांटेज की वजह से वो क्या कहते हैं चीप प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। लेकिन उनका एडवांटेज हमारे लिए डिसएडवांटेज बन जाएगा, तो इसलिए हमें अपने डोमेस्टिक मार्केट को प्रोटेक्ट करना है। देयर वॉज अ फियर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बीइंग स्पेंट on import of luxury goods in absence of any restriction. Also, there was a fear that in absence of proper quota और restriction, जो भी लग्जरी गुड्स का इंपोर्ट वो बढ़ जाएगा, जिसकी डिमांड कंट्री में थी बट उतनी नहीं थी जितना कि क्या कहते हैं लोगों को बाकी सब चीज़ों की ज़रूरत थी। फॉर एग्जांपल जैसे कि पेट्रोल, तो पेट्रोल इज़ अ काइंड ऑफ नीड, कि पेट्रोल की ज़रूरत है लोगों को, लेकिन अगर हम पेट्रोल को रिप्लेस कर दें कुछ ऐसी प्रोडक्ट से, ठीक, जो कि लग्जरी है, फॉर एग्जांपल गोल्ड आएगा इंडिया में, दैट्स वेरी गुड, बट क्या हमारे सब लोग उसको अफोर्ड कर पाएंगे? नहीं। बट पेट्रोल इज़ अ नीड है, इज़ अ नेसेसिटी। तो क्योंकि लग्जरी इंपोर्ट ऑफ लग्जरी गुड्स पे पैसा पूरा बर्बाद ना हो, फॉरेन एक्सचेंज बर्बाद ना हो, इसलिए भी ये रिस्ट्रिक्शन इंपॉर्टेंट था। फॉरेन एक्सचेंज मैंने जैसे मेंशन किया कि हमें जब किसी इंटरनेशनल बाहर के कंट्री से जब ट्रेड करते हैं तो हमें अपना एक फ़ॉरेन एक्सचेंज मेंटेन करना पड़ता है, और फ़ॉरेन एक्सचेंज जो होता है उनकी करेंसी के एक्सचेंज पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि फॉर यूएस हमारा फॉरेन एक्सचेंज होगा ट्रिलियन डॉलर्स में होगा, एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, और फिर हम उस एक्सचेंज के थ्रू क्या कहते हैं हम पेमेंट रीपेमेंट करते हैं। ऑल्सो ये डिस्करेज द इम्पोर्ट एंड इनकरेज द डोमेस्टिक प्रोडक्शन, क्योंकि गुड्स महंगे हैं तो इट डिस्करेज द इम्पोर्ट एंड इनकरेज द डोमेस्टिक प्रोडक्शन। नाउ यहाँ पे ग्राफ है, मैं चाहूँगा कि एक बार आप जाके चेक करें द इम्पोर्ट करेंट इम्पोर्ट सिचुएशन ऑफ कंट्री। आप देख सकते हैं कि आफ्टर सो मेनी ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, मोर देन 75 ईयर्स ऑलमोस्ट, हमारा इम्पोर्ट परसेंटेज काफ़ी हाई है, 23.64%। तो एंड दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो हम हर बार लूज़ करते हैं जब हम इम्पोर्ट क्या कहते हैं जब हम कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि ये इंपोर्ट ना ही सिर्फ हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हर्ट करता है, इनके यहाँ पे ग्रोथ को हर्ट करता है, और हमारे लोग, और क्योंकि ये डोमेस्टिक इंडस्ट्री को हर्ट करता है तो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज compete नहीं कर पाती हैं और सर्वाइव नहीं कर पाती मार्केट में। इफ़ेक्ट्स ऑफ पॉलिसीज़ ऑन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। नाउ सी, हर पॉलिसीज़ के दो पहलू होते हैं, आप हमेशा याद रखना, कभी आंसर राइटिंग में भी अगर आपको ध्यान देना हो कि हर पॉलिसी, कोई भी जब आप कभी किसी से डिस्कशन करते हैं, ठीक, एक अनबायस्ड डिस्कशन, तो आप हमेशा उसके दो एस्पेक्ट देखते हैं। पहला एस्पेक्ट होता है पॉजिटिव एस्पेक्ट, ठीक, एंड दूसरा एस्पेक्ट होता है नेगेटिव एस्पेक्ट। द अचीवमेंट, तो यहाँ पे भी हम पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स को देखेंगे। द अचीवमेंट्स ऑफ इंडिया इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 plans आर इम्प्रेसिव इंडीड। इंडिया वॉज मैनेज टू देवर अराउंड 246 टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया बाय 1990। हमने 5-6 से स्टार्ट किया था। The proportion of GDP contributed to the industrial sector increased from 11.8% to 24.6% in 1990-91, and today the number stands something around 30.1%. The industrial sector became well diversified by 1990, largely due to the public sector. The promotion of small scale industry gave opportunity to those people who did not have capital to start a large firm. Development of indigenous industries in the areas of electronic and automobile sector otherwise could not have been developed. तो ये 2018-19 में आप देखिए कि एग्रीकल्चर जो है डिक्रीज़ हो रहा है और इंडस्ट्री और सर्विसेज इंक्रीज़ हो रही है। सबसे ज़्यादा इंक्रीमेंट आपको सर्विसेज में दिखेगा, उसके बाद आपको इंडस्ट्री में दिखेगा। एक अच्छी इंडस्ट्री होना अच्छा होता है कंट्री के लिए, ठीक। देखिए हमारे पास 1.3 बिलियन पॉपुलेशन है
तो हमारी कंट्री को एटलीस्ट इतना सेल्फ सफिशिएंट होना चाहिए कि हम दूसरों पे रिलाई ना करें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम आज भी 99% हमारा जो रॉ मटेरियल हम प्रोक्योर करते हैं फॉर बिल्डिंग मेडिसिन्स, हाँ, वो हम चाइना से प्रोक्योर करते हैं। फार्मास्यूटिकल्स में जो भी रॉ मटेरियल है, मेजोरिटी ऑफ रॉ मटेरियल हम चाइना से प्रोक्योर करते हैं। तो अभी कोविड-19 के टाइम पे अगर चाइना क्या कहते हैं रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना बंद कर दिया या सप्लाई उन्होंने रोक दी, या इन केस फ्यूचर में अगर उन्होंने रोक दी, तो हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा। ठीक, तो हमें खुद के हमारे अपने कंट्री में ही वो मार्केट डेवलप करना चाहिए जो कि सब इम्पोर्टेंट है, और हमें उसको ही प्रमोट करना चाहिए। जो स्वदेशी अभियान हो गया और मेक इन इंडिया हो गया, ये सब सिर्फ इसी बात को शो करता है कि promote the goods of your country, promote the product of your country, promote the production of your country. कॉन्फ्लिक्ट, अब हम कॉन्फ्लिक्ट देखते हैं। कॉन्फ्लिक्ट में हम नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट्स को हम एक एक करके देखेंगे। सम इकोनॉमिस्ट आर क्रिटिकल ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ मेनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। जब गवर्नमेंट ने ओन किया था इंटरप्राइजेस, तो उन एंटरप्राइजेस को हमने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस कहा। तो इनिशियल प्लान ये था कि फॉर फ्यू ईयर्स, ठीक, फॉर सम ईयर्स हमारा जो फ्रेमवर्क है वो सोशलिस्ट गाइडलाइंस, सोशलिस्ट फ्रेमवर्क पे हमारे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को हम बिल्ड करेंगे। बट उसके बाद हमें एक कैपिटल या फ्री मार्केट चाहिए, क्योंकि फ्री मार्केट हेल्प क्या करता है कि फ्री मार्केट आपका कंपटीशन बढ़ाता है। तो कंपटीशन जब बढ़ता है तो मार्केट में एफिशिएंसी बढ़ती है। ठीक, अगर आप कॉम्पीट करते हो एक दूसरे से तो यू गेट आउट योर बेस्ट, नो, यू गिव योर बेस्ट। तो इसलिए फ्री मार्केट होता है, तो एफिशिएंसी बढ़ती है मार्केट में, प्रोडक्शन में। बट क्योंकि फ्री मार्केट नहीं है, मोनोपोली होती है स्टेट ओन्ड इंडस्ट्रीज़ की, तो एफिशिएंसी काफ़ी अफेक्टेड होती है। Initially it was necessary, but post economic liberalization they were no required. 1990 तक I can say, economists claim that it was important till 1990, though इसने कहा 1990 तक भी क्या कहते हैं एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी उस टाइम पे बनाई गई थी, क्योंकि जो इकोनॉमिक सोशलिस्ट फ्रेमवर्क है उसके नेगेटिव एस्पेक्ट हम देखने लगे थे, हमें दिखने लगे थे अपनी इकोनॉमी पे, और उसकी वजह से हमें एक नई इकोनॉमिक पॉलिसी चाहिए थी, नहीं तो हम सर्वाइव नहीं कर पाते। तो एस्पेक्ट इनके जो साइन थे, सिम्टम्स थे, बहुत पहले से दिख रहे थे, बट इन 1991 इट वाज टू मच एंड देयर वाज अर्जेंट नीड फॉर द सेम। ठीक, मैं आपको देखिए, अगर आप इसको अदर वे में देखोगे तो आप ऐसे बोल सकते हो कि जब कभी भी कंपनी इन्वेस्ट करती, इंडस्ट्री इन्वेस्ट करती, तो इंडस्ट्री वांट रिटर्न। ठीक, लेकिन जब हमारी गवर्नमेंट ने एज अ सोशलिस्ट फ्रेमवर्क पे इन्वेस्ट करना शुरू किया पब्लिक सेक्टर में, तो उनको प्रॉपर रिटर्न नहीं मिल पाया था, क्योंकि हमारी पब्लिक उनको रिटर्न देने के लिए में असमर्थ थी। दे वर नॉट रिच इनफ टू प्रोवाइड देम द रिटर्न दे वांटेड टू फॉर ऑपरेशन। तो अपना ऑपरेशन जो था वो लोन से, इंटरनेशनल लोन्स लेते थे, इंस्टीट्यूशनल लोन्स लेते थे और वहाँ से कवर करते थे। बट आगे जाके यही लोन्स इनएबिलिटी भी टू रीपे दोज लोन्स, और ये दिक्कतें आई। ओके, बट वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। एन एग्जाम्पल इज़ टेलीकम्युनिकेशन सर्विस। BSNL आप जानते हो, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस उस टाइम पे बनाया गया था, बट आपको पता है कि आज BSNL से बेटर और भी सर्विस प्रोवाइडर है जो कि प्राइवेट में हैं। फॉर एग्जांपल बीच में आए भी थे, अभी में आप बात करो, जियो हैज़ ब्लोन एवरी अदर मेंबर, एयरटेल इज़ अ गुड, वोडाफोन आइडिया। तो the industry continued to be reserved for the public sector even after it was realized that private sector could also provide it, can also provide it. तो इंडस्ट्री जो था पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व किया गया था, जबकि उस टाइम पे ही आइडिया लग गया था कि प्राइवेट सेक्टर उसको मोर एफिशिएंटली प्रोवाइड कर सकता है। एक अनदर इंस्टेंस इन्होंने दिया है मॉडर्न ब्रेड का। मॉडर्न ब्रेड एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज था जो कि ब्रेड मैन्युफैक्चर करता था। तो इसको भी इन्होंने 2001 तक स्टेट ओन रखा था, और 2001 में इसको क्या कहते हैं प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया था। तो आप देख सकते हो कि मतलब
सी कैसा होता है कि क्योंकि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज दे आर मोस्टली लॉस बियरर एंटरप्राइजेज, क्योंकि दे आर फॉर दे आर फॉर एडवांटेज ऑफ पीपल। आई मीन उनका प्रॉफिट अर्निंग इज़ नॉट उनका प्रॉफिट अर्निंग एम नहीं होता। बट बिना प्रॉफिट के आप एक इंडस्ट्री को रन नहीं कर सकते हो। तो एक तरफ आप प्रॉफिट ओरिएंटेड अपनी पॉलिसीज़ नहीं रखे हो और दूसरी तरफ आपको इंडस्ट्री को रन भी करना है, तो दे आर टू कॉन्ट्राडिक्टरी थिंग्स। एंड द एग्जाम्पल वुड बी अ कोल सेक्टर। कोल सेक्टर को 2018 में फरवरी ओपन किया गया प्राइवेट कंपनीज़ की माइनिंग के लिए। इससे पहले इट वाज ओनली रिजर्व फॉर द स्टेट ओन मोनोपोली CIL, कोल इंडिया लिमिटेड। मैं कुछ डेटा इसमें यूज़ किए हैं ताकि आपको करंट सिचुएशन का भी पता चलता रहे। इन 2019 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया has given in principle approval of divestment of 28 central public sector enterprises। तो 2019 में नवंबर 28 CPSEs को डाइवेस्ट डिसइन्वेस्ट या बेचने का इन्होंने ट्रांसफ़र किया, मैनेजमेंट कंट्रोल टू प्राइवेट एंटिटी इन्होंने क्या करें डिसाइड किया। 1951 में 5 PSUs थे जो कि 1991 में आते आते 246 हो गए और आज के टाइम पे इट इज़ समथिंग स्टैंडिंग अराउंड 300। तो आप देख सकते हैं कि आज हमें स्टेट ओन क्या कहते हैं, फॉर एसेंशियल वी नीड स्टेट ओन इंटरफेरेंस, स्टेट ओन एंटरप्राइजेस फॉर एसेंशियल प्रोडक्ट कमोडिटीज़, बट फॉर अदर नॉन एसेंशियल कमोडिटीज़ वी डोंट नीड स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस। बट स्टिल ये नंबर इंक्रीज होता गया। मेनी पब्लिक सेक्टर फर्म इनकर्ड ह्यूज लॉसेस। एक और क्रिटिसिज्म है कि जो पब्लिक सेक्टर फर्म्स हैं they are they have I mean they are a burden on the exchequer, government exchequer और government wealth और टैक्स पेयर वेल्थ। कैसे कि पब्लिक सेक्टर आप एक एग्जांपल देखो कि इन फिजिकल ईयर 2017-18 more than 70 PSEs incurred loss amounting to 31,263 crore and believe me this is nothing but ऑलमोस्ट $16 बिलियन के आसपास का ये। टॉप 3 लॉस मेकिंग कंपनीज वर BSNL, एयर इंडिया, MTNL। एंड ये सिर्फ एक साल का ही लॉस है। आप समझ सकते हो 16 बिलियन डॉलर 17 बिलियन डॉलर आप अगर कंट्री एक साल में लॉस करिए तो इसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है कि इस पैसे को हम कहीं और भी इन्वेस्ट कर सकते हैं पर नहीं कर पा रहे हैं। एक दूसरी दिक्कत आई थी लाइसेंस राज। जब कभी भी कोई पॉलिसीज़ बनती हैं तो दे आर सर्टेन लूप होल्स इन द पॉलिसीज़ जो कि क्या कहते हैं मिस्चीवियस लोग निकाल ही लेते हैं। मिस्चीफ कुछ क्या हुआ था कि गवर्नमेंट ने रेगुलेशन लाया कि आपको इंडस्ट्रीज चालू करने के लिए लाइसेंस चाहिए, ठीक। अब ये चीज़ तो क्योंकि लाइसेंस आपको गवर्नमेंट से ही मिलना था तो मिनिस्टर्स की लॉबिंग स्टार्ट हो गई, जहाँ पे मिनिस्टर्स को बैकडोर चैनल से उनको क्या कहते हैं अप्रोच किए जाने लगे। उनको हमने उनसे उनको पैसे दिए ताकि हमारा लाइसेंस पहले हमको पहले लाइसेंस मिले। फर्दर मोर इट वाज लाइक कॉम्पिटिटिव एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस, क्योंकि इट वाज जो बिग इंडस्ट्रियलिस्ट वुड गेट अ लाइसेंस नॉट टू स्टार्ट अ न्यू फर्म बट टू प्रिवेंट कॉम्पिटिटर फ्रॉम स्टार्टिंग न्यू फर्म। तो इट वाज लाइक कि नहीं हम बढ़ेंगे नहीं तुमको बढ़ने देंगे, ठीक। तो इसका मिसयूज़ होने लगा। इन शॉर्ट द एक्सेसिव रेगुलेशन इसको कॉइन किया गया उस टाइम पे लाइसेंस राज प्रिवेंट सर्टेन फर्म्स दैट बिकम मोर एफिशिएंट। अब क्योंकि आपको हर चीज़ की लाइसेंस चाहिए और हर लाइसेंस के लिए आपको गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी है जिसमें आपको बहुत टाइम ही लग रहा है, आपको गवर्नमेंट को पैसा खिलाना है, तो इट डिफर्स द इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, ठीक। तो इन्वेस्टर जो होता है वो अपना कॉन्फिडेंस लूज़ करता है ऐसे सिस्टम में। मोर टाइम वॉज स्पेंड बाई इंडस्ट्रियलिस्ट इन ट्राइंग टू ऑब्टेन लाइसेंस और लॉबी with the concerned ministries rather than thinking about how to improve their product. Now improve product improvement। जैसा कि मैंने कहा कि जब इम्पोर्ट होता है तो हम अपनी प्रोडक्शन एफिशिएंसी हमारी इंक्रीज होती है, ठीक। द प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन इज ऑल्सो जेपर्डाइज्ड
द इंडियन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, नो कॉम्पिटिशन एंड हाई रेगुलेशन लेफ्ट नेग्लिजिबल स्पेस फॉर रिसर्च डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट। क्योंकि जब मोनोपोली हो गया तो हमारी इंडस्ट्रीज़ ने क्या किया कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे फोकस करना ही बंद कर दिया। जब हमारे पास इंपोर्ट आता है तो हमारी इंडस्ट्रीज़ को डर रहता है कि क्योंकि उनका इंपोर्ट चीप रहेगा, ठीक, या उनका प्रोडक्ट हमसे बेटर रहेगा, तो इसलिए हमें भी अपने आप को और बेटर और एफिशिएंट बनाना है ताकि हम उनको कम्पीट कर पाएँ। बट जब आपको पता है कि इस मार्केट में मेरा ही प्रोडक्ट रहना है, तो फिर आप प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे पैसा ध्यान देना कम कर देते हो या बंद कर देते हो। और यही चीज़ हुआ इंडियन इंडस्ट्रीज़ के साथ। यही रीज़न है कि आज भी इंडिया जो है अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे बहुत कम खर्च करता है कंपेयर टू अदर नेशंस। मैं चाहूँगा कि आप एक बार इस नंबर को देखो। जहाँ तक मुझे आइडिया है कि इंडिया जो है सेकंड लास्ट आता है, और 0.7% ऑफ जीडीपी 0.7% ऑफ जीडीपी ये अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे यहाँ पे खर्च करता है इंडिया। एंड इट इज़ अ वेरी 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 लो नंबर। आई मीन बहुत ही ये शो करता है कि हम कितने पीछे हैं R&D में, और इसलिए हमारा इंपोर्ट मार्केट जो है इतना ज़्यादा है, हमें इंपोर्ट की इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। Due to captive market, there was no incentive for the product development. Okay, product development was compromised. Why should they think of improving quality when they could sell low quality items at high prices? Competition from import forces our producers to be more efficient. According to few economic public sector is not meant for earning profits but to promote the welfare of nation. ठीक, अकॉर्डिंग टू फ्यू इकोनॉमिस्ट, जैसे मैंने बताया कि इट वाज टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ नेशन। बट जब आप वेलफेयर ऑफ नेशन की बात कर रहे, प्रमोशन की बात कर रहे हो, तो यू कैन नॉट concern about the profit, you cannot develop a profit oriented policies, ठीक, और फ्रेमवर्क। बट अगर आप प्रॉफिट ओरिएंटेड फ्रेमवर्क नहीं डेवलप करें तो आपको अपने ऑपरेशन को रन करने के लिए आपके पास पैसे कहाँ से आएंगे? हमारे टैक्स पेयर्स आपको प्रॉपर टैक्स दे नहीं पा रहे थे। आज भी हमारे टैक्स पेयर्स की जो गिनती है वो 10% से कम है, सिर्फ 10% से कम लोग टैक्स देते हैं। तो हमारे टैक्स पेयर, एक बार आप इस नंबर को चेक करिएगा, जो एग्जैक्ट नंबर है आप प्लीज़ मेंशन करिएगा कमेंट में। एंड सेम गोज़ फॉर R&D की परसेंटेज के लिए। तो मतलब गवर्नमेंट के पास इनकम का सोर्स ज़ीरो होता जा रहा था और एक्सपेंडिचर सिर्फ बढ़ता जा रहा था। रिगार्डिंग प्रोटेक्शन सम इकोनॉमिस्ट, अब कुछ इकोनॉमिस्ट बोलते हैं कि क्योंकि सामने वाला कंट्री हमसे ज़्यादा डेवलप्ड है तो उसके पास एक एडवांटेज है, और उस एडवांटेज के तहत उसके पास एक मैन्युफैक्चरिंग सुपीरियोरिटी है जिसकी वजह से वो प्रोडक्शन उनके चीप होते हैं, और इसलिए हमें अपने डोमेस्टिक मार्केट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। बट दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन कि इट इज़ ट्रू फॉर अस फॉर अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम। आई मीन राइट नाउ जो अभी सिनेरियो चल रहा है, इस टाइम पे अगर हम अपनी डोमेस्टिक मार्केट को प्रोटेक्ट करना अच्छी बात, आई मीन अभी प्रोटेक्ट करना अच्छी बात है, बट साथ ही साथ हमें अपने प्रोटेक्शन के साथ साथ ही साथ हमें ऐसे गाइडलाइंस चाहिए जो कि रिसर्च प्रोडक्ट एंड डेवलपमेंट पे भी फोकस करें। ठीक, फॉर एग्जांपल हम ये गाइडलाइंस ला सकते हैं कि हर कंपनी को अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे 2% इन्वेस्ट करना है, 1% इन्वेस्ट करना है, 0.2% इन्वेस्ट करना है। तो एटलीस्ट इससे ये रहेगा कि कंपनी कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रही है। ठीक, कंपनी कैन नॉट फेक, बिकॉज क्योंकि लास्ट में क्या होता है ना कि कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस लो होता है। आपने कोई प्रोडक्ट लिया मेड इन इंडिया, लेकिन आपने क्या किया, वो प्रोडक्ट ख़राब निकला, इवन बहुत क्लेम्स के बाद भी वो प्रोडक्ट ख़राब निकला, तो आप क्या करोगे? आप अगली बार उस प्रोडक्ट को नहीं लोगे। माइक्रोमैक्स की कहानी क्या हुई? माइक्रोमैक्स, यार क्या कहते हैं, माइक्रोमैक्स जब एक माइक्रोमैक्स का मार्केट बहुत बूम कर रहा था, लेकिन उन्होंने प्रोडक्ट एंड डेवलपमेंट में ध्यान नहीं दिया और उन्होंने एंड्रॉयड पे बहुत लेट उन्होंने मूव किया। और जिस टाइम तक उन्होंने एंड्रॉयड पे मूव किया, रेडमी ने ऑलरेडी मार्केट को रिप्लेस कर लिया था, सैमसंग ने भी रिप्लेस कर लिया था। तो इसमें गलती किसकी है? कंपनी की। घाटा किसका हुआ? इकोनॉमी का। कंक्लूजन, गोल्स ऑफ प्लानिंग कमीशन, हमने गोल्स ऑफ प्लानिंग कमीशन पढ़े, 4 गोल्स होते हैं। द प्रोग्रेस ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ड्यूरिंग द फर्स्ट 7 प्लान वॉज इम्प्रेसिव इंडीड। ये 4 गोल्स कौन कौन से होते हैं? पहला तो ग्रोथ था, ठीक, तीसरा था सेल्फ सफिशिएंसी, ठीक, दूसरा था मॉडर्नाइजेशन, एंड लास्ट मुझको याद नहीं आ रहा है,
आप लोग एक बार पीछे जाना देखना और चारों को एक बार कमेंट में मेंशन करना पॉसिबल हो तो। हमने पॉलिसी फॉर्मेशन पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ सोशलिस्ट गाइडलाइंस, हमने पढ़ा लैंड रिफॉर्म्स अलग अलग तरीके के, और ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में एक ब्रीफ एनकाउंटर किया हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन से। हमने डिबेट के ऊपर जो सब्सिडी के ऊपर जो डिबेट थे उनकी पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देखा। इंडस्ट्री डाइवर्सिफिकेशन देखा हमने, उसको कैसे हमने अचीव किया, प्रोटेक्शन, प्रमोशन एंड रेगुलेशन। हमने इस रेगुलेशन के डाउनफॉल भी देखे इन टर्म्स ऑफ लाइसेंस राज, एक्सेसिव गवर्नमेंट रेगुलेशन के। हमने अपनी ट्रेड पॉलिसीज़, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसीज़ को ध्यान भी देखा, और PSUs, CPSEs इन कॉन्फ्लिक्ट एंड ओपिनियन पे भी हमने थोड़ा बहुत तो डिस्कस किया। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। मैं बहुत जल्दी पार्ट 3 के साथ आने वाला हूँ, चैप्टर 3 के साथ, और चैप्टर 3 विल बी मोर इंटरेस्टिंग एंड आई बिलीव चैप्टर 3 विल बी अ लिटिल शॉर्टर देन ऑल द चैप्टर्स, क्योंकि ये बेसिक था इसलिए ये समझना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि अब आप काफ़ी चीज़ें समझ गए तो वहाँ पे मुझे सिर्फ रेफरेंस देने की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे इतना डीप में समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। फील फ्री टू पोस्ट योर क्वारी इन कमेंट। आपकी क्वारी कोई किसी से भी रिलेटेड हो, कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, क्योंकि अभी मैं इकोनॉमिक्स कवर कर रहा हूँ, बट आई विल धीरे धीरे मैं भी डाइवर्सिफाई करूँगा अपने सब्जेक्ट्स को। तो आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, आपको किसी में कोई दिक्कत है, तो प्लीज़ फील फ्री टू मेंशन इट एंड आई विल लुक इनटू इट। थैंक यू वेरी मच।